हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर दीजिए कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। तो चलें शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल सेशन। ये स्पेशल इस वजह से क्योंकि हम इसमें आरबीआई के जो सर्कुलर्स हैं उनको समराइज करके उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आरबीआई के ये सर्कुलर दिसंबर 2023 मंथ से रिलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या सर्कुलर्स इशू किए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो दिसंबर मंथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सर्कुलर्स इशू किए, जिनमें कुछ मास्टर सर्कुलर्स हैं, कुछ मास्टर डायरेक्शंस हैं और कुछ नॉर्मल सर्कुलर्स हैं। ऑन 19th of December, circular issued was investment in alternative investment funds. On 20th of December, the circular was card on file tokenization, enabling tokenization through card issuing banks. तो ये सर्कुलर था। 22 दिसंबर को एक और इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इशू हुआ, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम CIMS प्लेटफॉर्म। इससे रिलेटेड आरबीआई ने कुल मिलाकर के 4 से लेके 5 सर्कुलर्स इशू किए। देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मैनर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट रेगुलेशंस, ये सर्कुलर आरबीआई ने इशू किया 22 दिसंबर 23 को, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज में जो पेमेंट्स हम करते हैं, रिसीट्स हम करते हैं, वो उनका मेथड क्या होगा रिसीव करने का और पेमेंट करने का, इससे रिलेटेड डिटेल्ड रेगुलेशंस इशू की। 27 दिसंबर को आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग डायरेक्शंस, ये डिटेल्ड सर्कुलर इशू किया। 28 दिसंबर को आरबीआई फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्शंस, ये भी एक डिटेल्ड सर्कुलर इशू किया। 28 दिसंबर 2023 को ही MSME क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया, जिसके लिए अलग से आपको YouTube में वीडियो मिल जाएगा। 29 दिसंबर 23 को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें कुछ चेंजेस की और फिर कंसोलिडेटेड सर्कुलर उसी में इशू किया। ऑन 29 दिसंबर मास्टर डायरेक्शंस इशू की आरबीआई इंटरनल ओम्बड्समैन फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज डायरेक्शंस। तो ये एक डिटेल्ड सर्कुलर है जिसमें इंटरनल ओम्बड्समैन जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको अपॉइंट करने हैं, तो उसका डिटेल्ड फंक्शनिंग कौन हो क्या होगी और कौन कौन उसमें एलिजिबल एलिजिबल होंगे। सो ऑल दोज डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन दिस सर्कुलर। देन बेसल 3 फ्रेमवर्क में लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो को लेकर के भी सर्कुलर इशू किया, जिसमें नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स का रिव्यू किया गया। यानी कुल मिलाकर के ये 10 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर ये सर्कुलर इशू किए गए। सो 10 सर्कुलर ये बनते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने पहले कहा, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के देयर वर 3-4 सर्कुलर्स। तो ये सारे के सारे सर्कुलर्स हमारे एग्जामिन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स बनते हैं। तो चलें इनको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट सर्कुलर। तो फर्स्ट रिलेट्स टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इस सर्कुलर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या डायरेक्शंस दिए? रेगुलेटेड एंटिटीज मेक इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ alternative investment funds as part of their regular investment operations. Some of these transactions entail
substitution of direct loans exposure to REs to the borrower with indirect exposure through investment in units of the AIF। जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जैसे बैंक्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं? जो AIF के यूनिट्स हैं, और इट इज पार्ट ऑफ देयर रेगुलर इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस। लेकिन ऐसा पाया गया some of these transactions entail substitution of direct loan exposure of RE to the borrower with indirect exposure through investment in units of AIF। तो यहाँ पे डायरेक्टली लोन ना दे करके कुछ बैंक्स इनडायरेक्ट वे में ये इन्वेस्टमेंट करके वर्चुअली एक्सपोजर ले रहे हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये ऑब्जेक्शनेबल लगता है। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको मॉडिफाई किया। ऑन 19 दिसंबर 2023 RBI एडवाइज्ड द रेगुलेटेड एंटिटीज, क्या एडवाइज किया? REs shall not make investment in any scheme of AIF which has a downstream investment either directly or indirectly in a debtor company of RE। तो इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जितने भी REs हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं इंक्लूडिंग बैंक्स, वो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इन एनी स्कीम ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जिसका पैसा अल्टीमेटली कहाँ यूज़ होना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस डेटर कंपनी में यूज़ होना है जिसको RE फाइनेंस कर रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड इट लाइक दैट XYZ लिमिटेड कंपनी को बैंक फाइनेंस कर रहा है। सो बैंक फाइनेंस कर रहा है तो सम टाइम AIF क्या करते हैं, AIF भी इनको फाइनेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेगुलेशन क्या दिया है रिजर्व बैंक ने? अब रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक इन AIF की स्कीमों में पैसा नहीं लगाएगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा अगर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको पैसा दे रहे हैं। सो दिस इज द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय रिजर्व बैंक। इफ एन AIF scheme in which RE is already an investor makes a downstream investment in any such debtor company, RE shall liquidate its investment within 30 days from date of such downstream investment by AIF। आगे रिजर्व बैंक क्या कहता है? अगर किसी AIF के अंदर बैंक ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर चुका है और फिर वो पैसा डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के थ्रू डेटर कंपनी को लग जाता है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी, तो उस केस के अंदर अब RE को क्या करना होगा? 30 डेज के विदिन अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना होगा, यानी लिक्विडेट करना होगा। और RBI आगे क्या कहता है? If RE has already invested into such schemes having downstream investment in their debtor companies, the 30 days period for liquidation shall be counted from date of RBI circular। अगर ऑलरेडी ये इन्वेस्टमेंट हो चुकी है तो उस केस में 30 डेज का जो टाइम है वो कब से काउंट होगा? RBI के सर्कुलर से होगा, यानी फ्रॉम 19th of December होगा। What is next? In case RE is not able to liquidate the investment within above prescribed period, then they will make 100% provision on such investment। अगर किसी RE को लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में उनको क्या करना होगा? तो उनको 100% प्रोविजन करना होगा ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन के कई क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो कितने परसेंट प्रोविजन करना होगा? दिस इज वन क्वेश्चन। कितने दिनों में इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना होगा? दिस इज अनदर क्वेश्चन। तो फर्दर एक्सपोजर नहीं लेना होगा, सो दिस कुड बी अनदर क्वेश्चन। यानी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इन एडिशन इन्वेस्टमेंट इन REs in the subordinate units of any AIF scheme with a priority distribution model shall be subject to full deduction from RE's capital funds।
तो ये उससे भी एक और आगे स्टेप है। इन्वेस्टमेंट बाय RE इन द सबॉर्डिनेटेड यूनिट्स ऑफ AIF। अगर AIF ने सबॉर्डिनेटेड यूनिट्स, जिनको हम कहते हैं बहुत ही अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं ये, तो प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर, तो फिर क्या करना होगा, RE अपने कैपिटल फंड्स में से उतने अमाउंट को फुली डिडक्ट करेगा। तो ये है डिटेल ऑफ दिस सर्कुलर इन समरी फॉर्म। अब हम बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सो CIMS प्लेटफॉर्म। Friends, in June 2023, RBI had launched CIMS platform, जिसका वेबसाइट इस नाम से है। It replaced previous extensible business reporting language, that is XBRL website. CIMS is a new data warehouse for data collection. The new system will disseminate more data for public use and will also support online statistical analysis by external users at their end. Regulated entities will also have access to their past data and their assessment on quality parameter in the new system. तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जून 23 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। ये नया प्लेटफॉर्म क्या है, CIMS, और इसकी वेबसाइट का नाम क्या है, सो दिस इज नेम ऑफ दैट वेबसाइट। तो इसने कौन से पहले सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, इसने XBRL, जो बहुत सालों के से यूज हो रहा था फॉर रिपोर्टिंग पर्पज, तो उसको इसने रिप्लेस कर दिया। सो CIMS क्या है, ये एक नया डेटा वेयर हाउस है डेटा कलेक्शन के लिए, और नया सिस्टम पब्लिक को ज़्यादा डेटा डिसेमिनेट कर पाएगा और ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को भी सपोर्ट करेगा बाय एक्सटर्नल यूजर्स, और रेगुलेटेड एंटिटी से भी ये डेटा शेयर होगा। From December 26, 2003, a number of statements or reports shall be submitted by banks on a new platform. तो इस डेट से कई सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनको बैंक सबमिट करेंगे, नॉट थ्रू XBRL but now it will be on CIMS platform through this website. ये prominent statements या reports कौन कौन सी हैं? स्टेटमेंट ऑफ हाफ ईयरली बेसिस, स्टेटमेंट ऑन हाफ ईयरली बेसिस जो मार्च एंड के लिए और सितंबर एंड के लिए जानी है, शोइंग क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गोल्ड इंपोर्टेड बाय नॉमिनेटेड बैंक्स। तो कितनी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, कितनी वैल्यू ऑफ गोल्ड इंपोर्ट किया गया बाय नॉमिनेटेड बैंक्स या एजेंसीज या EOUs या SEZ इन जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर मोड ऑफ पेमेंट वाइज। सो पेमेंट वाइज मोड में कितना क्वांटिटी, कितना वैल्यू ऑफ गोल्ड इंपोर्ट किया, तो ये हाफ ईयरली स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट होनी है। सिमिलरली देयर इज ए मंथली स्टेटमेंट शोइंग क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गोल्ड इंपोर्टेड बाय नॉमिनेटेड एजेंसीज अदर देन नॉमिनेटेड बैंक्स। इनको छोड़ करके बाकियों ने क्या किया, तो ये एक मंथली स्टेटमेंट है और इसको क्यूमुलेटिव पोजीशन दिखानी होगी एट एंड ऑफ द सेड मंथ, और ये बिगिन होगा फ्रॉम फर्स्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट मंथ से ये स्टेटमेंट यहाँ सबमिट होना शुरू होगा। तो ये हुई हमारी दो स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट्स क्या है, LRS से रिलेटेड स्टेटमेंट फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। AD कैटेगरी 1 बैंक्स शैल अपलोड LRS मंथली रिटर्न, और इसको रिपोर्ट अपलोड करने का पीरियड कितना है, ऑन और बिफोर 5th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। कब से शुरू होगा, रिपोर्टिंग मंथ ऑफ दिसंबर से ये शुरू होगा। सो दिस इज वन स्टेटमेंट। अनदर स्टेटमेंट क्या है, LRS डेली रिटर्न, इट विल स्टार्ट फ्रॉम December 26 to 23 onwards to the next working day on CIMS portal। तो ये जो रिटर्न है डेली रिटर्न, ये नेक्स्ट वर्किंग डे को अपलोड करनी होगी ऑन दिस पोर्टल। इन केस नो डेटा इज फर्निश्ड, AD कैटेगरी बैंक्स शैल अपलोड नील रिपोर्ट।
अगर एडी बैंकों के पास कोई डेटा नहीं है तो फिर वो नील रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन बन गए और यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन बन गए। कौन सी डेट तक ये मंथली स्टेटमेंट जानी है। सो डेली स्टेटमेंट को कहाँ अपलोड करना है, कौन सी डेट से ये शुरू होना है। अगर रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, क्या रिपोर्ट भेजना है कि नहीं भेजना, तो फिर ये नील रिपोर्ट आ जाएगा। और कौन सी स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट ई ऑन टोटल रेमिटेंस रिसीव्ड एवरी क्वार्टर अंडर रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट। सो दिस हैज बीन असाइंड कोड 1R129 इन ऑन CIMS पोर्टल। इसके अलावा देयर इज ए स्टेटमेंट ई जो टोटल रिमिटेंसेस को रिलेट करती है, जो पूरे क्वार्टर में रिसीव हुई अंडर रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है, तो इसको कोड असाइन किया गया है R129 on CIMS portal. In case no data is to be furnished, AD banks will upload a nil report. तो ये एक और रिपोर्ट है। देन वन मोर रिपोर्ट, ट्रेड कंट्रोल ट्रेड क्रेडिट फॉर इंपोर्ट इनटू इंडिया। इससे रिलेटेड सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑन इशुएंस ऑफ बैंक गारंटीज फॉर ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट के लिए बैंकों ने जो गारंटीज इशू की, तो ये स्टेटमेंट उसको रिलेट करती है। इसको जो स्टेटमेंट कोड असाइन किया है वो है R131। तो यहाँ पे क्वेश्चन इन कोड्स को लेकर के आ सकते हैं। यानी आप देखिए इस पूरी स्लाइड के अंदर, सो वी फाइंड दैट देयर आर ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस। तो चलिए इसको केयरफुली इसकी समरी बना के इसको नोट कर लेना, सो दैट अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उन क्वेश्चन को आंसर कर सकें। देन बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स। तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, रिव्यू ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो 29 दिसंबर को इशू किया गया। इसके प्रोविजन क्या हैं? According to circular dated 17th May 18, NABARD, National Housing Bank, SIDBI, they are considered national development banks under extant NSFR framework. NSFR का जो फ्रेमवर्क है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो का जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को, नाबार्ड को, नेशनल हाउसिंग बैंक को, सिडबी को कंसिडर किया जाता है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ऑन 29th December, RBI decided that Exim Bank and National Bank for Financing Infrastructure and Development, that is NABFID, तो इनको भी अब NDB में इंक्लूड किया जाएगा फॉर NSFR कंप्यूटेशन। तो पहले कौन से इंस्टीट्यूशन है? नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, सिडबी है। अब किन को ऐड कर दिया है? एक्सिम बैंक को एंड NABFID को। इनको क्या क्लासीफाई किया जाएगा? तो इनको हम NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स कंसिडर करेंगे। किस पर्पस के लिए? NSFR की कैलकुलेशन के लिए। फर्दर, unencumbered loans to these with a residual maturity of 1 year or more that would qualify for a 35 or lower risk weight under the standard approach for credit risk shall be assigned a required stable funding factor of 65% as against 100% currently। तो ये और चेंज आ गया है। तो अनएनकम्बर्ड लोन अगर इनको दिए हैं जिनका रेजिडुअल मैच्योरिटी 1 साल या उससे ज़्यादा है, तो ये क्वालिफाई करेंगे 35% और लोअर रिस्क वेट को अंडर स्टैंडर्डाइज अप्रोच फॉर क्रेडिट रिस्क, और इनको असाइन किया जाएगा रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग फैक्टर 65% का, जो करंटली 100% है। Card on file tokenization, enabling tokenization through card issuing banks. On 20th of December 2023, RBI issued the following directions। तो क्या directions थी? Generation of COF tokens, that is card on file tokens for a card through card issuer can be enabled through mobile banking and interbanking channels।
तो अगर जनरेट करना है COF टोकन को किसी भी कार्ड के लिए तो कार्ड इश्यूर के थ्रू ऐसा किया जा सकता है और उसको एनेबल किया जा सकता है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। COFT, that is card on file tokenization generation, shall be done only on explicit customer consent। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं करना है कार्ड इश्यूअर्स ने, इसके लिए देयर शुड बी एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द कस्टमर, और वो भी AFA के साथ, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन के साथ वैलिडेशन होना चाहिए। If card holder selects multiple merchants for which to tokenize the card, AFA validation may be combined for all these merchants। यानी सभी केसेस के अंदर AFA एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन सभी केसेस के लिए मैंडेटरी है। The generated tokens shall be made available on the merchant's payment page in the cardholder's account with the merchant। तो जो टोकन जनरेट किए जाएंगे ये मर्चेंट के जो पेमेंट पेज है उसके ऊपर अवेलेबल होंगे और ये कार्ड होल्डर का जो अकाउंट है विद द मर्चेंट उसमें नजर आने चाहिए। Card holder may tokenize the card at any time of his convenience, either on receipt of new card or later। कार्ड होल्डर के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो अपने कार्ड को टोकनाइज कर सकता है किसी भी समय अपने कन्वीनियंस के मुताबिक। वो नए कार्ड में भी पॉसिबल है और नए कार्ड रिसीट होने के बाद भी पॉसिबल है। Card issuer shall provide a complete list of merchants for whom it can provide tokenization services। जो कार्ड इश्यूअर्स हैं वो कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करेंगे मर्चेंट्स की जिनके लिए वो टोकनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। द कार्ड टोकन सो इशूड में ईदर बी कार्ड नेटवर्क और इश्यूअर और बोथ। जो कार्ड टोकन है जो इशू किया जाएगा वो कार्ड नेटवर्क भी हो सकता है या इश्यूअर या दोनों भी हो सकते हैं। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट सर्कुलर इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जो बाकी के सारे सर्कुलर्स हैं वो लंबे लंबे सर्कुलर्स हैं, उनको हम लिमिटेड टाइम के कारण यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे और वो आपको अवेलेबल कहाँ पे रहेंगे। अगर आप उनकी समरी को रीड करना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल रहेंगे। तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें www.nstoolschoolofbanking.com और उसके RBI डायरेक्शन की सेक्शन में जाएं तो वहाँ पे आपको उन सर्कुलर की समरी पढ़ने को मिल जाएगी और फिर आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो प्रमोशन एग्ज़ाम्स के लिए पेड कोर्सेज हैं वहाँ पे आपको ये समरी फॉर द लास्ट 1 ईयर अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको अपडेटेड समरी फॉर दिसंबर 2023 अवेलेबल हो जाएगी। यानी पहले वो समरी नवंबर 23 तक अवेलेबल थी। नो दिस समरी इज़ अवेलेबल अप टू दिसंबर 23। तो अगर आपने हमारे पेड कोर्सेज को एनरोल किया है तो आप ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट ले सकते हैं पूरे सर्कुलर्स का। फ्रेंड, आई एम श्योर आज का ये सेशन आपको यूज़फुल लगेगा। अगर आपको यूज़फुल लगा तो फिर इसे लाइक करने में संकोच ना करें। इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिले। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकन। फ्रेंड्स, आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगा, दिसंबर 2023 के सारे सर्कुलर्स की समरी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। इसको इमीडिएटली लॉगिन करें और इसका बेनिफिट लें। हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाले दिनों में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिसंबर के सर्कुलर्स के ऊपर बेस्ड 25
मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उस सेशन को मिस मत करें। तो चलें अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।